नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईथर की अभिक्रियाएं, क्योंकि पिछली क्लास तक हमने ईथर की ऐसी विक्रियाएं पढ़ ली है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है। आज हम आगे की कड़ी में ईथर की अन्य प्रकार की विक्रियाएं पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार की जो विक्रिया थी वो थी एथिल समूह की अभिक्रिया। यानी जो डाइएथिल ईथर होता है CH3 CH2O CH2 CH3, इसमें जो डाइएथिल ईथर में एथिल समूह चाहे तो ये हो चाहे ये हो, इस समूह की विक्रियाएं हम पढ़ेंगे। इसमें पहली जो विक्रिया एक ही विक्रिया वो है हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण अभिक्रिया। हेलोजनीकरण में भी हम किसके साथ करवाएंगे, या तो क्लोरीन के साथ है या किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ। ठीक है। यदि हम क्या करवाते हैं, डाइएथिल ईथर की विक्रिया, सुनिए ना, डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया अंधेरे में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है। अंधेरे में किसके साथ करवाई जाती है, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है। ठीक है। तो क्या होता है, जो एल्फा कार्बन होता है उस एल्फा कार्बन पर, किस पे, एल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन परमाणु है उस हाइड्रोजन परमाणु का जो प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा हो जाएगा, Cl या Br के द्वारा हो जाएगा। दोनों तरफ हम ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया डाइएथिल ईथर CH3 CH2O CH2 और CH3 डाइएथिल ईथर है। इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, यदि Cl2 के साथ करवाते हैं या Br2 के साथ करवाते हैं, किसकी उपस्थिति किस में करवाते हैं, अंधेरे में। यदि हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ गर्म करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक हम इसके साथ क्या करेंगे, गर्म। तो जो एल्फा कार्बन है, ये अल्फा और ये एल्फा, इस तरफ ये अल्फा और इस तरफ ये एल्फा, इस एल्फा कार्बन पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन परमाणु उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हेलोजन के द्वारा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl या फिर Br। यदि हम क्या लेंगे, Cl2 लेंगे तो जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, Cl के द्वारा। और यदि Br2 लेते हैं तो किसके द्वारा हो जाएगा, Br के द्वारा। OC2 CH2 CH3 और करवाएंगे किसके साथ, CCl2 या Br2 के साथ। तो जो अल्फा हाइड्रोजन इधर वाला वहां पे भी क्या हो गया, CH3 CH Cl या Br, उसमें भी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, Cl या Br के द्वारा। और अल्फा डाइएथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है। किसमें करवाई विक्रिया, अंधेरे में। यानी हेलोजनीकरण हम दो प्रकार से करवा सकते हैं, यदि क्या करें, अंधेरे में हम गर्म करें। दूसरी विक्रिया है कि प्रकाश की उपस्थिति में। डाइएथिल ईथर की विक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन के साथ करवाते हैं। तो जो इसमें जितने भी हेलोजन परमाणु है, उन जितने भी हाइड्रोजन परमाणु, उन सभी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा, हेलोजन के द्वारा हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं CH3 CH2O CH2 और CH3। इसकी विक्रिया किसके साथ करवाऊं, Cl2 के साथ करवा दो या Br2 की जांच मैंने Cl2 के साथ करवा दी। ठीक है। Br2 भी हो सकता है। कितने अणु करेंगे, 10 अणु करेंगे। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। Hν हमने लिखा है, Hν का मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, तीव्रता, आवृत्ति होती है, तीव्रता होती है। ठीक है। उस आधार पे हमने कर दिया है। तो जितने भी हेलोजन परमाणु हैं वो सारे क्या कर देंगे ना, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। और किसका निर्माण होगा, CCl3 CCl2O CCl2 और CCl3 का निर्माण हो जाएगा। यह है एथिल समूह की अभिक्रिया। जो क्या होती है, इस एथिल समूह में क्या होता है, केवल किसके साथ विक्रिया करेगा, हेलोजन, या तो क्लोरीन के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ। और अंत में किसका निर्माण हो जाएगा, जो हेलोजन परमाणु है वो किसको कर देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है। ये दूसरी प्रकार की विक्रिया होगी एथिल समूह की विक्रिया। तीसरी प्रकार की विक्रिया जो थी वो है, तीसरे प्रकार की जो विक्रिया है वो है
ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण होने वाली विक्रिया, लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, लोन पेयर है वो क्या करेगा, तुरंत किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो हम इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रोक्साइड का निर्माण। किसका निर्माण है, प्रोक्साइड। प्रोक्साइड का मतलब क्या हो, ऑक्सीजन की क्या हो, अधिकता हो, यानी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण उसमें कितना हो, -1 हो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, डाईएथिल ईथर को, किसको, डाईएथिल ईथर को CH3 CH2O CH2 और CH3 डाईएथिल ईथर है। इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर क्या है, लोन पेयर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डाईएथिल ईथर को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, या वायु में छोड़ देते हैं। वायु की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो क्या करता है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन या फिर क्या, ओजोन, उनमें से क्या करेगा, ये किसी के साथ क्रिया करेगा और एक ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। किसका निर्माण करेगा, प्रोक्साइड का निर्माण करेगा। CH3 CH2O CH2 और CH3 किसका निर्माण कर लेगा, प्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, और यदि हम क्या कर दें, यदि हम क्या करें, वायु की सीमित मात्रा में इसको रखें, कम देर के लिए रखें, तब तो किसका निर्माण होता है, प्रोक्साइड का। और यदि इसमें क्या कर दिया जाए, हम वायु में अधिक देर तक, वायु में अधिक देर तक इसको क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, वायु में अधिक देर तक क्या कर दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, 1-एथोक्सी, किसका निर्माण होगा, 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रो प्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। यानी इसका भी क्या हो जाएगा, अपने आप ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बन जाएगा, 1-एथोक्सी, क्या बनेगा, 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रो प्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होता है, इसका ज्यादा देर तक खुला छोड़ने पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा और क्या बन जाएगा, CH3 1-एथोक्सी। ये हमने कौन सा जोड़ दिया, एथोक्सी, कौन सा है, 1-एथोक्सी, तो एथोक्सी समूह जोड़ दिया, एथिल CH2 और CH3OH, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। किसका निर्माण हो गया, 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोप्रोक्साइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जो किस प्रकृति का होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। ये 1-एथोक्सी एथिल हाइड्रोप्रोक्साइड जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। तो पहली विक्रिया ये है, कौन सा है, हाइड्रोक्साइड का निर्माण। दूसरी विक्रिया हम इसमें पढ़ते हैं, दूसरी विक्रिया है, जैसे और भी खूब सारी है, ओजोनियम लवण का निर्माण होता है। तो ओजोनियम लवण का निर्माण की विक्रिया पढ़ेंगे। इसमें पहली विक्रिया होगी प्रोक्साइड का निर्माण, दूसरी है ओजोनियम लवण का निर्माण। यदि हम क्या करें, जो डाईएथिल ईथर है CH3 CH2O CH2 और CH3, इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा दें, H2SO4 के साथ करवा दें। तो H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या देगा, H+OH+, सीधा कहां जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, CH3 CH2OH+ CH2 और CH3 का निर्माण हो जाएगा। इसे कहते हैं हमें ओजोनियम लवण। यदि हम क्या करें, सांद्र H2SO4 के साथ अधिक देर तक विक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, जो H2SO4 है, H2SO4 के दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O। यहां पे जो ये बनेगा, ये किसके साथ क्रिया करेगा, SO3 के साथ, यानी क्या हो जाएगा, CH3 CH2O
H प्लस CH2 और CH3। ठीक है, ये किसके साथ क्रिया करेगा? SO3 के साथ क्रिया करेगा और इसका क्या बन जाएगा? CH3 CH2O SO3H CH2 और CH3। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। ठीक है, 11 अब यहां से क्या होता है, इस पे प्लस चार्ज होगा तो ये तुरंत क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन, इसके जो बंध है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींचेगा तो के देखो क्या होगा, इसका क्या बन जाएगा? CH3 CH2। S के साथ 3 S तो 3 ऑक्सीजन इधर जुड़े, एक ये बन जाएगा SO4H। इसके साथ जुड़ जाएगा कौन सा चार्ज? इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस CH3 CH2 प्लस, ये प्लस भी किसके साथ जुड़ जाएगा? HSO4 माइनस के साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा? SO4H। तो किसका निर्माण होता है? सल्फोनिक अम्ल का निर्माण है, जो सल्फोनेट है उसका हाइड्रोजन सल्फोनेट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवाते हैं तो पहले किसका निर्माण होगा? ऑक्सोनियम लवण का, जो अंततः क्रिया करके किसमें बदल जाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विक्रिया है ऑक्सोनियम लवण। ऑक्सोनियम लवण में सबसे पहले हमने किसके साथ पढ़ी? H2SO4 के साथ। ठीक है, इसी प्रकार ये किसके साथ विक्रिया करेगा? HCl के साथ। HCl के साथ विक्रिया करके भी किसका निर्माण करेगा? उसे ऑक्सोनियम लवण का, जिसे हमने करवा दी CH3 CH2O CH2 और CH3 प्लस HCl। यहाँ पे H प्लस है उसके साथ जुड़ जाएगा और किसका निर्माण कर लेगा? ऑक्सोनियम लवण। CH3 CH2O H प्लस CH2 और CH3 का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण किया? ऑक्सोनियम लवण का। वहां पे तो क्या था? H2SO4 दोबारा क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना रहा था, लेकिन यहाँ पे विक्रिया यहीं रुक जाएगी, किसका निर्माण हो जाएगा? ऑक्सोनियम लवण का। ये किसके साथ हो गई? HCl के साथ। तीसरा ये किसके साथ क्रिया कर सकता है? लुईस अम्लों के साथ। लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है? कमी। लुईस अम्ल कौन से होते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है? कमी, और आसानी से क्या कर लेते हैं? वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। और लुईस क्षार कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रदान करते हैं या दान करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर, तो आसानी से विक्रिया करके लुईस क्षार की भांति करेगा और किसका निर्माण करेगा? लवण का निर्माण करेगा। जैसे हमने विक्रिया करवा दी CH3 CH2O, इसके पास लोन पेयर है CH2 CH3 किसके साथ? BF3। BF3 क्या है? एक लुईस अम्ल है, बंद जो इसके पास लोन पेयर है वो किसको दे देगा? BF3 को। किसका निर्माण कर लेगा? उपसह संयोजक बंध का निर्माण करके एक लवण का निर्माण कर देगा BF3 CH2 और CH3। ये दूसरे प्रकार की विक्रिया। तीसरे प्रकार की विक्रिया होगी इसकी कौन सी? ऑक्सोनियम लवण का निर्माण या ईथर में क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उन लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। इसकी जो अंतिम विक्रिया है वो है अन्य विक्रिया। 3 प्रकार की हमने पढ़ ली है, चौथी है अन्य विक्रिया। अन्य विक्रिया का मतलब ऐसी विक्रिया जिसमें क्या होता है? न तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, यानी उससे सारी क्या होगी? अलग होगी। जैसे हम इसकी बात करें निर्जलीकरण की, इसमें पहली विक्रिया कौन सी पढ़ ली हमने? निर्जलीकरण। हमने पहले भी पढ़ी है। यदि हम क्या करते हैं 653 केल्विन ताप पर, पढ़िए ना, कब पढ़ी थी वो याद दिला देता हूं। जब हम डाइएथिल ईथर बनाने की अभिक्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ी थी कि 413 केल्विन ताप पर जब H2SO4 के साथ एथेनॉल को गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? डाइएथिल ईथर का। और इसी के साथ दूसरी विक्रिया पढ़ी थी कि यदि एथेनॉल की वाष्प को 593 केल्विन ताप पर, किसको? एथेनॉल की वाष्प को 593 केल्विन ताप पर यदि क्या रक्त तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है तो इसका निर्माण होता है डाइएथिल ईथर का। उसमें हमने नोट लगा के नीचे ये भी लिखा था कि यदि ताप को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 653 केल्विन ताप कर दिया जाए तो 653 केल्विन ताप पर डाइएथिल ईथर को एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर, ताप पर C2H5O को Al2O3 पर प्रवाहित करने पर निर्जलीकरण यानी H2 बाहर निकल जाएगा और किसका निर्माण हो जाएगा?
एल्कीन का निर्माण होता है। तो लिख देता है यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 और CH3। ठीक है, क्या निकल जाएगा, H2O है वो बाहर निकल जाएगा। कब, Al2O3 पर हम क्या करते हैं, इसको प्रवाहित करते हैं 653 केल्विन ताप पर। तो क्या होता है, यहां से क्या निकल जाएगा H2O और क्या बन जाएगी 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या निकल गया H2O। H2O निकल जाता है। नी का मतलब नी एक उपसर्ग है जो क्या करता है, किसी भी यानी विपरीत का एहसास करवाता है। निर्जलीकरण का मतलब जो जल का अणु वो क्या करता है, बाहर निकलता है। तो इन्हें विज्ञान में एक तो होगी निर्जलीकरण विक्रिया, दूसरी विक्रिया वो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ विक्रिया। ये हम क्या करते हैं 500 वायुमंडलीय दाब पर 398 से 423 केल्विन ताप पर ईथर की विक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यदि हम करवाते हैं, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, एथिल एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण हो जाता है। यानी जो CO है वो डाइएथिल ईथर के मध्य में इंसर्ट हो जाता है। CH3 CH2 O CH2 और CH3 उच्च दाब पर किसके साथ करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। 500 एटमोस्फियर दाब हो गया, 398 से 423 केल्विन क्या हो गया, ताप। तो जो C डबल बॉन्ड O है वो दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3 यानी CO क्या हो गया, अंदर आ गया। किसका निर्माण हो गया, एथिल मेथ प्रोपेनोएट। किसका निर्माण हो गया, एथिल प्रोपेनोएट यानी एस्टर का निर्माण हो जाता है। और अन्य विक्रियाओं में इसकी जो अंतिम विक्रिया है वो है दहन विक्रिया। कौन सी है, दहन यानी जलाना। यदि हम क्या करते हैं, ईथर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, किसको, डाइएथिल ईथर को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, तो किसका निर्माण होगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड। किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4CO2। क्या हो गया, 4CO2। ठीक है, साथ में क्या बनेगा, जल। तो जल कितना बनेगा, देखो H2 बनना है, कितना बना, 3 2 5 5 10 है। 10 का मतलब कितने अणु बन गए, 5 किसके बन गए, जल के। 4 दूनी 8 5 13 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर दिया, 6O2। किसका निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो गया। तो ये थी ईथर की रासायनिक अभिक्रिया। और अंत में हम बात करते हैं ईथर के उपयोग। तो ईथर के उपयोग वही है, पहला हम देखें तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, ईथर का उपयोग। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो कई अभिक्रिया हमने पढ़ी है, जैसे वुड्स अभिक्रिया पढ़ी है, ऐसी अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें हमने क्या करते हैं कि अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। तो इसका उपयोग की हम बात करें तो पहला उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। दूसरा, विलायक के रूप में, कार्बनिक अभिक्रिया है उसमें विलायक के रूप में। जैसे जब हम ग्रीनार कर्मक बनाते हैं तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, मैग्नीशियम के साथ। किस में करवाते हैं, ईथर में। वुड्स अभिक्रिया वो भी किस में करवाते हैं, ईथर में करवाते हैं। तीसरी विक्रिया तीसरा हमने पढ़ा था उपयोग, जब हमने इसके गुण पढ़े थे कि आजकल ईथर का उपयोग है वो निश्चेतक के रूप में भी किया जाने लगा है। किस में करते हैं, अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में। इसके अलावा प्रशीतक के रूप में इसको क्या करते हैं, CO2 के साथ मिला के काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एल्कोहल और ईथर, कौन है, एल्कोहल और ईथर, इसका जो मिश्रण होता है उसको हम नेटेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं, पावर एल्कोहल जिसको बोलते हैं उसके स्थान पे काम में लिया जाता है, यानी पेट्रोल के स्थान पे काम में लिया जाता है। क्या बोलते हैं, पेट्रोल और ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो क्षमता है, ईंधन क्षमता, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और अंत में कहते हैं कि इसमें सुगंधित और धुआं रहित पाउडर के निर्माण में भी ईथर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है।